हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे जो जीएसईबी का मॉडल पेपर 2021 है फॉर मैथ्स इंग्लिश मीडियम, उसका सेक्शन सी देखेंगे। मैंने ऑलरेडी सेक्शन ए और बी के लिए वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। देखो सेक्शन सी में क्या है, टोटल क्वेश्चन है 37 से लेकर 35 तक। उसमें से कोई भी 6 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने होंगे। तो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 4s square minus 4s plus 1 and verify the relationship between the zeros and the coefficient. ओके, सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज है उसके अंदर से ये क्वेश्चन है। तो ये जो पोलिनोमियल होता है उससे सबसे पहले हम क्या सपोज कर लेते हैं, जीरो सपोज कर लेते हैं। ठीक है, p ऑफ s इज इक्वल टू जीरो। अगर x के फॉर्म में इक्वेशन होता तो हम p ऑफ x ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन अगर इसका हम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट टू टर्म में से 2s बाहर आएगा, 2s और अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1। सेकंड लास्ट और लास्ट टर्म में से हमें नेगेटिव 1 बाहर आएगा, कोई कॉमन नहीं होता है तो वहां पे 1 कॉमन होता है। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 बाहर आ गया, 2s माइनस 1 and 2s minus 1 is equal to 0, which means we can say that 2s minus 1 is equal to 0 और 2s minus 1 is equal to 0, यानी वैल्यू इक्वल मिली। तो s is equal to क्या मिलेगा, 1/2 और 1/2, बोथ वैल्यू आर सेम। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। तो देखो, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिखाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों जीरोस का हम सम करते हैं तो क्या होगा, 2/2 होगा, तो इज इक्वल टू 1। अब देखो आप दो तरीकों से यहाँ पे दिखा सकते हो। एक्चुअली तरीका तो एक ही है पर लिखने का तरीका अलग अलग होता है कि आप सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा को LHS बता दो और माइनस बी बाई को RHS, फिर LHS इक्वल टू RHS बता दो। या तो जो मैं इस तरह से लिखता हूँ कि 1 है, एक स्टेप छोड़ दो और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ, दिया हुआ है बुक में जो x के फॉर्म में दिया है, यहाँ इक्वेशन s के फॉर्म में इसलिए s लिखता हूँ यहाँ पे। देन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, s स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये माइनस तो फॉर्मूले का आएगा जो यहाँ पे है ये। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4, और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है, 4। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 कट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या है, 1/2 इंटू 1/2, विच मीन्स 1/4। ओके, एक स्टेप छोड़ दो। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास इसका, के कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ओके, कांस्टेंट टर्म कितना है, 1, और कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है, 4 है। तो देखो 1/4 आ गया लाइन में। ठीक है, तो ये भी क्या है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये 37 क्वेश्चन था। 38 देखो, फाइंड द जीरोस of the following quadratic equation x square minus 2x minus 8 and verify the relationship between zeros and coefficient। सेम क्वेश्चन सेम एक्सरसाइज उसके अंदर से ही पूछा गया है। तो देखो अगेन हम इसे कैसे ले लेंगे, p ऑफ x के बराबर 0 ले लो तो क्या मिल जाता है हमें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देन वी हैव टू टेक कॉमन x माइनस 4। सेकंड स्टेप में से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 4। तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। तो हमें 2 0 मिल गए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 प्लस -2, क्योंकि ब्रैकेट में है तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
एक स्टेप छोड़ दो और लिख दो जो फॉर्मूला है हमारा वो। तो कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ तो x के फॉर्म में इक्वेशन है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो माइनस रखो, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2/1 इज 2, हो गया वेरीफाई। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, -2 एंड 4 इंटू -2 विच मीन्स -8। तो एक स्टेप छोड़ दो और लिख दो कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितना है हमारे पास, -8, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1। ओके, तो -8/1 क्या हो जाएगा, -8। तो वेरीफाई हो गया रिलेशन। 39 क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, 9x - 4y = 20 एंड 7x - 3y = 20। तो देखो जब भी हम एलिमिनेशन यूज करते हैं यहाँ पे, तो कोई भी x का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट हम इक्वल करते हैं और फिर उसमें से दोनों ही इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 9x - 4y = 20, 7x - 3y = 20। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले तो नाम दे देते हैं कि 9x - 4y = 20, 7x - 3y = 20। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते। अब देखो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को एक दूसरे नंबर से एलसीएम हो जाएगा। देखो करते हैं, फिर उनका एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन बाद में देखते हैं। तो 9 3 ज़ा 27x - 4 3 ज़ा 12y = 23 ज़ा 60। देन इक्वेशन 2 को 4 से करो, 28x - 12y = 24 ज़ा 80। अब देखो मुझे यहाँ पे माइनस माइनस मिल रहा है, यानी मुझे यहाँ पे प्लस बनाना पड़ेगा, यानी कि क्वांटिटी साइन जो है वो अपोज करना पड़ता है, यानी माइनस का प्लस, प्लस का माइनस चेंज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस माइनस आता तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते, 27 में से 28 जाएगा तो -x ओनली, देन आफ्टर दैट ये 0 हो जाएगा। 60 - 80 इज -20, तो -x = -20 विच मीन्स x = 20। x की वैल्यू हमें 20 मिल गई, तो पुट इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें भी पुट करना हो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते। तो 9 × 20 - 4y = 20। 29 जा कितना होगा 180, -20 को इस तरफ ले आओ तो -20, -4y को हम उस तरफ ले जाते हैं 4y। 180 - 20 कितना हो जाएगा 160। तो 4 को हम डिवाइड कर देते 160 से, 160 डिवाइडेड 4y, तो ये क्या हो जाएगा 40 = y विच इज आवर आंसर। x = 20 एंड y = 40। इसको ऑलवेज चेक भी कर लो जब भी क्वेश्चन फिनिश हो जाए तो देखो 9 20 इज 180 -440 इज 160, तो 180 - 160 20 आंसर आ जाता है। आप इक्वेशन में पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ओके, तो देखो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो x - 7 अपॉन, एक ही मिनट, x - 7 माइनस ब्रैकेट में जाएगा x + 4 और नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4x - 7 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11/30। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, x - 7 माइनस इंटू x माइनस x माइनस इंटू 4 -4 अपॉन x + 4 x + 7 को हम वैसा ही रहने देते, x - 7 को 11/30। तो देखो x x कैंसिल हो जाएगा, -7 - 4 क्या हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 11/30 और यहाँ पे नीचे। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो x इंटू x स्क्वायर x इंटू 7 क्या होगा -7x, 4 इंटू x
प्लस 4x और 4 इंटू 7 माइनस 28। तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे 11 कैंसिल कर दो तो मेरे पास क्या बचेगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। ठीक है, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि -30 हो जाएगा, 30 वन जा नेगेटिव जो 1 है 30 और एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 सबको एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30 वहाँ जाएगा तो प्लस 30 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x 30 माइनस 28 मीन्स +2। तो अब हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, देखो 2 वन जा ही 2 हो जाता है, 2 + 1 3 भी हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहले दो टर्म में से x कॉमन निकालो तो x माइनस 2, दूसरे दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 निकलेगा, पर आगे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव निकल जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 विच मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 या तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ओके, दो पॉइंट दिए हैं, हमें ट्राइसेक्शन के पॉइंट्स निकालना है। यानी ट्राइसेक्शन का मतलब एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। देखो ए पॉइंट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है 4 माइनस 1, बी पॉइंट को मैं यहाँ एंड में ले लेता हूँ -2 -3। अब ट्राइसेक्शन के लिए बीच में कितने पॉइंट चाहिए, मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक मैं P यहाँ पे ले लेता हूँ, एक मैं Q यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ट्राइसेक्शन है यानी कि हर एक हिस्सा कितने हिस्सों में होगा, हर इक्वल हिस्सों में, यानी 1 1 1। ओके, तो चलो अब तो P को पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, x y। ठीक है, तो अगर अब देखो मैं लाइन को इक्वली में डिवाइड करूँ तो कैसे कर पाऊंगा, देखना कि मैं AP और PB को डिवाइड करता हूँ। तो AP में तो यहाँ पे 1 है और PB में यहाँ पे 1 और 1 विच मीन्स 2। तो अगर AP और PB के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूँ रेशियो तो 1:2 में लाइन डिवाइड होगी, लाइन सेगमेंट डिवाइड होगा मतलब। ठीक है, तो देखो इसे कैसे लेते हैं, A ऑफ x1 y1 उसे हम यहाँ से लिख लेते हैं अच्छे से कि A इज इक्वल टू x1 y1। तो A क्या दिया हुआ है, 4 माइनस 1 दिया हुआ है। B ऑफ x2 y2 हम अज्यूम करते हैं B के पॉइंट को, कितना दिया हुआ है, -2 -3। एंड P ऑफ एक्स वाई उसे अभी के लिए फाइंड करना है हमें, तो उसे कुछ नहीं लिखते। तो देखो अगर मैं AB को इस तरह से लिखूँ, AB इज इक्वल टू AP प्लस PB, ओके लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसे हम डिवाइड करेंगे रेशियो में, तो रेशियो क्या होगा, M इज इक्वल टू 1 एंड N इज इक्वल टू 2। हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। तो देखो P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, ये हमारा जो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट फाइंड करने का, m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। m हमने क्या लिया हुआ है, पहला पॉइंट 1 इंटू x2 क्या है हमारे पास, तो ऊपर देख लो -2 है, प्लस n क्या है 2 और x1 क्या है हमारे पास 4 है, और अंदर m प्लस n नीचे क्या है 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ भी नीचे 3 है, बाकी ऊपर लिख लेते हैं। m यानी कि 1, y2 यानी कि -3 एंड n है हमारे पास 2 और y1 है हमारे पास -1। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे। -2 + 8 अपॉन 3 देन -3 -2 अपॉन 3 विच मीन्स वी गेट 8 - 2 6/3। ओके, 6/3 मीन्स 2 और -5/3। तो हमें P क्या मिल गया, P के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए, P ऑफ एक्स वाई लिख लेता हूँ यहाँ पे, P ऑफ एक्स वाई। तो जो कोऑर्डिनेट मुझे मिले वो कितने मिले, 2 - 5/3। ठीक है, ये मुझे कितने मिले, 2 - 5/3। अब मुझे Q का भी फाइंड करना है क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने। अब आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे कि AQ और QB ले लो तो 2:1 रेशियो बनेगा, पर उससे अच्छा देखो तो P और B के बीच में Q आ रहा है यानी मिडल पॉइंट है, तो Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB लिख दो यहाँ पे, इस तरह से इजी रहेगा। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ
पी बी। ओके, क्यू के कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते ए बी, हम इसको ए बी के तरीके से अज्यूम कर लेते, एक्स वाई तो यहाँ पे ले लिए इसलिए। तो क्यू ऑफ ए बी अगर मिड पॉइंट होता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, किसी भी लाइन में मिड पॉइंट होता है तो जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके एक्स और एक्स यहाँ पे जो दोनों होते हैं उन दोनों का प्लस और डिवाइडेड 2। तो यहाँ पे क्या है 2 है, प्लस सामने क्या है एक्स सब कोऑर्डिनेट -2 डिवाइडेड 2 एंड वाई -5/3 प्लस -3 डिवाइडेड 2, ऐसे लिख लेते हैं हम। तो 2 - 2 0 डिवाइडेड 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे -5/3 है तो उसे थोड़ा अच्छे से लिखते हुए, तो -3 है और नीचे क्या है 2 है। ठीक है, तो 0, अब 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और 9 और 5 14 और नीचे 3 2 ज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्या हो जाएगा, इसे कट कर लेंगे 2 7 ज़ा, यानी कि क्यू पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा 0 - 7/3। तो क्यू क्या मिल जाएगा 0 - 7/3। तो ये जो दो कोऑर्डिनेट है वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, पी ऑफ एक्स वाई जो कि 2 - 5/3 था और क्यू ऑफ ए बी इज 0 - 7/3 था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1 - 5 b -4 5 is divided by the x axis. Find coordinate of the point of the division. ओके, दो पॉइंट है यहाँ पे तो हम इसे एक को a ले लेंगे 1 - 5 एंड b क्या दिया हुआ है हमें -4 और 5। वो x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, कोई पॉइंट है यहाँ पे p। x एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या होता है, x नॉन जीरो होता है और y जीरो होता है, तो x 0। अब कौन से रेशियो में फाइंड करना है, तो रेशियो के लिए ऑलवेज k:1 वाला फॉर्मूला यूज करो। आंसर तो दोनों से आता है, mn वाले से भी आता है और इससे भी आता है, पर k:1 वाला फॉर्मूला इजी पड़ता है हमें। तो देखो हम यहाँ पे इन सबको इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं, a ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू a ऑफ 1 - 5 एंड b ऑफ x2 y2 इज इक्वल टू b ऑफ -4 and 5। ओके, और p का तो x ऑफ 0 है ही। तो अगर उनको डिवाइड रेशियो k:1 में हो रहा है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे कि p ऑफ x0 इज इक्वल टू, हमने कौन सा रेशियो लिया है, k:1 लिया हुआ है। ठीक है, तो kx2 प्लस 1x1 अपॉन k+1 एंड ky2 प्लस 1y1 अपॉन k+1। ठीक है, तो p ऑफ x0 हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफ kx2 और x1, तो kx2 यहाँ पे k वैसा का वैसा, x2 हमारे पास क्या है -4 प्लस x1 क्या है हमारे पास 1 और नीचे k+1। ओके, तो ky2, तो ky2 हमारे पास कितना है, y2 5 है, k5 प्लस y1 हमारे पास कितना है -5। ठीक है, अपॉन k+1। तो देखो ये क्या होगा, x0 इसके दो कोऑर्डिनेट है, अगर यहाँ पे आप p ना लिखो तो चलता है, कंपेयर करना है इसलिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -4k + 1 अपॉन k+1 और 5k - 5 हम कांस्टेंट नंबर आगे लिखते हैं अपॉन k+1। तो देखो दोनों को हम कंपेयर करें तो एक बार मुझे क्या मिलता है x इज इक्वल टू -4k + 1 अपॉन k+1 और एक बार मुझे मिलता है 0 इज इक्वल टू 5k - 5 अपॉन k+1। तो देखो आपको ये जो बॉक्स है उससे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो क्या होगी कि 5k - 5 इज इक्वल टू 0 इंटू k+1 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब 5k इज इक्वल टू 5, देन k इज इक्वल टू 5/5, तो k क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 1 मुझे मिल गई तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ x में, तो मुझे x भी मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा -4 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो -4 + 1 मीन्स -3 अपॉन 2। तो मुझे p ऑफ x0 जो हम फाइंड कर रहे थे वो मुझे कितना मिला -3/2 0 मिला। तो यहाँ पे लिख दो कोऑर्डिनेट p ऑफ x0 इज इक्वल टू p ऑफ -3/2 0। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था। क्वेश्चन नंबर 43, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 per meter is ₹5280. The field is to be ploughed at the rate of ₹50 per meter square. Find the cost of ploughing of the field. अब देखो
1 मीटर पे 24 रुपीज़ चार्ज लगता है और टोटल चार्ज हमें दिया हुआ है कि कितना खर्चा हुआ है टोटल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है कि 1 मीटर पे 24 है तो कितने मीटर पे 5280 होगा। तो हमें पूरा का पूरा यहाँ पे जो है सरकमफेरेंस मिल जाता है। ठीक है, सर्कुलर फील्ड है इसलिए सरकमफेरेंस, अदरवाइज अदर कोई फिगर होती तो हम पेरीमीटर वर्ड यूज़ करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता इसे कि ₹24 पर 1 मीटर। तो रुपीज़ टोटल कितना है 5280 पे कितना होगा, तो 5280 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 24 होगा। इसे कहेंगे क्या हम कि टोटल लेंथ ऑफ फील्ड, टोटल लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, तो 5280 को हम 24 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए। 24 2 ज़ा 48 और 24 2 ज़ा यानी कि 0 कितना आया 220 मीटर आया। अब टोटल लेंथ ऑफ फील्ड का एक्चुअली सरकमफेरेंस है। ठीक है, सरकमफेरेंस मीन्स क्या होता है 2πr होता है, 220। अब पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे 22/7 लेने के लिए कहा गया है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है रेडियस मिल जाता है। ठीक है, तो r इज इक्वल टू क्या होगा 220 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2, तो 22 1 जा यहाँ पे तो 10 बचा, तो 10 को हम कैसे ले लेंगे 5 जा से, तो r इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 35 मीटर। तो हमें जो सर्कुलर फील्ड की जो रेडियस थी वो मिल गई 35 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे फील्ड जो प्लफ हो रहा है उसका 0.50 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ढूंढना है हमें पहले, क्योंकि 50 पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ टोटल फ्लफिंग फील्ड हमें ढूंढना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, तो एरिया ऑफ सर्कल पहले फाइंड कर लेते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू व्हाट पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, आर हम अभी लेके आए 35 इंटू 35, तो 7 5 जा, तो 22 5 जा कितना होगा 110 इंटू 35, तो एक जीरो मैं पहले ही रख देता हूँ यहाँ पे, तो 35 इंटू 11 जा कैसे होगा, तो 5 वही का वही, 5 + 3 8 और 3 जो 11 की जो ट्रिक है उससे इजीली हो जाता है। तो ये क्या है मीटर स्क्वायर। अब वही जो हमने ये पहले जो किया वही का वही अब एरिया में यहाँ पे करते कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना रुपीज़ है रुपीज़ 0.50। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है 0.50 रुपीज़ है। ओके, देन 3850 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा, तो 3850 इंटू 0.50, तो ये क्या है हमारी टोटल जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फ्लफिंग फील्ड, कॉस्ट ऑफ फ्लफ्ड फील्ड। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते 3850 इंटू 0.50 को आप कैसे लिख सकते हो 50/100, तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 385 इंटू 5 करते तो 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40 और 2 42, और 5 3 ज़ा 15 और 4 19, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 1925 रुपीज़ आएगी। तो एंड में इसका स्टेटमेंट लिखना होता है हमें कि टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लफिंग फील्ड इज 1925 रुपीज़। ओके, तो ये क्या था 43 नंबर का क्वेश्चन था। 44 द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज अ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो लेंथ ऑफ मिनट हैंड यहाँ पे दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मिनट हैंड है ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया जो स्वेप्ट किया गया है यानी कि जो इतना यहाँ पे ये मूव किया वो 5 मिनट का, वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हमें थीटा नहीं पता है। ठीक है, एंगल कौन सा है, तो वही मेन है। अगर हमने एंगल निकाल लिया अच्छे से तो बाकी क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन अ आवर इज 360, क्योंकि ये पूरा सर्कल होता है वो कंप्लीट एक यूनिट सर्कल होता है, ये पूरा एंगल का एडिशन कितना होता है पूरा 360 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 आवर, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो कितना उन्होंने किया यहाँ पे 360 डिग्री होता है 60 मिनट में। अब हमें वही लिखना है स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन
हमें कितने मिनट के लिए चाहिए, 5 मिनट के लिए कितना होगा, तो 5 मिनट के लिए कितना होगा, 5 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 60 होगा, तो 0 0 कट, 6 6 जा कट, 6 5 जा कितना एंगल आएगा, 30 डिग्री। तो मिल गया हमें थीटा कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। अब रेडियस तो हमें दे ही दी है, जो मिनट हैंड है एक्चुअली रेडियस है, तो r इज इक्वल टू व्हाट, r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड। तो लिखो यहाँ पे कि एरिया ऑफ swept by minute hand is pi r square theta by 360। तो पाई हमें कितना लेने को कहा गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा है, तो 22/7 r स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, थीटा हमारा पास कितना है 30 और 360, तो 0 0 कैंसल, 7 2 जा, 3 12 जा एंड 2 6 जा। तो यहाँ पे कितना बचा है हमारे पास, और ये 6 भी होगा, 3 2 जा से और ये 7 2 जा से, तो 22 7 जा कितना होगा 154 और डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 154 डिवाइडेड 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और बात जो आपको ऑलरेडी पता होगी पर फिर भी बता देता हूँ कि आप कई जगह देखते हो कि आपका आंसर कभी फ्रैक्शन में होता है, कभी पॉइंट में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो जिस क्वेश्चन में सिर्फ 10th के लिए है कि जिस क्वेश्चन में आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हो, उसमें सभी के आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में फ्रैक्शन में दिए हुए। पर अगर जहां पे पाई इज इक्वल टू 3.14 यूज करते हो तो वहां पे आपको आंसर पॉइंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 10th में था, 9th में नहीं था, अभी भी नहीं है 9th में। तो 9th में कभी कभी आंसर पॉइंट में होता है, कभी फ्रैक्शन में होता है, बट 10th में जितने भी क्वेश्चन है जिसमें पाई फ्रैक्शन में लिया होता है 22/7, आपको उसमें आंसर फ्रैक्शन में छोड़ना होता है, और जहां पे 3.14 आप यूज करते हो वहां पे आंसर पॉइंट में लिखना होता है। ठीक है, जस्ट चेक आउट अगर आपको ना पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 45, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face downwards. One card is the picked up the random. So probability for the first question is queen. Okay, queen के लिए probability क्या होगी अगर एक कार्ड हम ले ले तो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। हम पहले फिगर देख लेते हैं उन सबकी, कि मान लो ये 5 है। ठीक है, आपको फिगर कहीं ड्रॉ नहीं करना होता है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिया हुआ है कि 5 कार्ड्स है आपके पास, तो उसमें से क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम प्रोबेबिलिटी में पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि आपके फेवरेबल आउटकम क्या है और टोटल आउटकम कितना है। ठीक है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज, कितने कार्ड है हमारे पास टोटल 5 कार्ड है, तो 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा फेवरेबल कितना होगा, यानी क्वीन कितने कार्ड है, क्वीन के एक ही तो कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग क्वीन, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये लिख लेता हूँ पी ऑफ क्वीन इज इक्वल टू, फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में होता है और टोटल डिनोमिनेटर में, तो क्वीन के लिए कितना है 1/5। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी क्वीन का कार्ड है वो निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसे कट कर दिया जाता है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस एंड सेकंड इज इन, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, एक ए है और एक बी है। तो चलो ए देखते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालती, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए, यहाँ पे टोटल कार्ड कितने हो गए थे, क्वीन तो निकाल दी तो कितने बचे 4, एस कितना है 1 है, वो फेवरेबल है तो 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बी में देखो क्वीन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, तो क्वीन का तो कार्ड ही निकाल दिया, तो फिर कहां से होगी, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 45 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेक्शन सी फिनिश हो जाता है। ठीक है, इस पेपर की पीडीएफ आपको जब सेक्शन डी का वीडियो अपलोड होगा इसके बाद, तब उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।